मॉर्निंग लाहौर, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। नाजरीन, सदका और दुआ ऐसी चीजें हैं जो किस्मत बदल सकती हैं। दुआ दर हकीकत अल्लाह ताला से मांगने और अपने अहवाल से वाकिफ करवाने और उससे फजल और करम की दरख्वास्त करने का एक बेहतरीन तरीका है, और जिसे दुआ की तौफीक नसीब हो जाती है उसके लिए आसमान से रहमतों और इनायतों के दर भी खोल दिए जाते हैं। इसी तरह सदके को रद्द बला भी कहा जाता है। सदका हर बला को टाल देता है, इसलिए सदका देते ही रहना चाहिए। हर चीज का सदका होता है, अकल का भी सदका होता है, और अकल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त किया जाए, गुस्सा करने की बजाय प्यार से कायल किया जाए। अपने पहले सेगमेंट की जानिब और बात करते हैं कुछ सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो मौसम गर्मा अपने अरूज की जानिब बढ़ रहा है। मुझे गर्मी का मौसम सिर्फ एक वजह से ही पसंद है, वो है फलों का बादशाह आम। पाकिस्तान में गर्मियों के मौसम का मतलब ये भी है कि इस मौसम में हमें मुख्तलिफ किस्म के मजेदार फल और खास तौर पर आम खाने को मिलते हैं, जिससे हर छोटा बड़ा यकसा लुत्फ अंदोज होता है। हमारा मुल्क दुनिया में आम पैदा करने वाला चौथा सबसे बड़ा मुल्क है, और पाकिस्तान में फलों के बादशाह के नाम से मशहूर आम की कई इकसाम भी पाई जाती हैं, और पाकिस्तानी आम का जायका और खुशबू तो पूरी दुनिया में ही मशहूर है। यही वजह है कि पाकिस्तान का अच्छी क्वालिटी का आम हर साल बड़ी मिकदार में बैरून मुल्क बरामद किया जाता है, और लोग मुख्तलिफ तरीकों से इसे खाना भी पसंद करते हैं। आम की क्या अफादियत है और इसे किस अंदाज में इस्तेमाल करना ज्यादा मुफीद है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं सना कमर। सना, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सना? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सना, जैसे हम आम की अफादियत के बारे में आज बात करें, क्योंकि अब तो हर जगह बहार ही है, गर्मियों का मौसम आता है और आम भी आ जाते हैं। तो आम जायके में तो हमने देखा है कि बहुत ही लाजवाब होते हैं, लेकिन सेहत के लिए कितना अच्छा है ये आम खाना, और इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं? सबसे पहले जब आपने कहा कि आम फलों का बादशाह है, तो वो फलों का बादशाह इसीलिए है कि उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी अमाउंट में मिल जाते हैं हमें। जैसा कि अगर आंखों की सेहत की अभी आप बात कर रही थी, तो विटामिन ए इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। अगर हम 1 कप हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है उसमें से 1 कप आप लेते हैं मैंगो का, तो उसमें से 10% जो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है वो मैंगो से ही पूरी हो जाती है। अच्छा। इसके साथ साथ विटामिन ई इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आयरन की अगर बात कर ली जाए तो 1 कप ऑफ मैंगो हमें 70% ऑफ आवर डेली रिक्वायरमेंट जो आयरन की होती है उसकी होती है, विटामिन सी की, वो हमें मिल जाती है, इससे मैंगो से मिल जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ 18% ऑफ जो डेली रिक्वायरमेंट है आयरन की, वो भी हमें मैंगो से मिल जाती है, और बहुत सारे इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 1 कप ऑफ जो मैंगो है वो हमें 100 कैलोरीज देता है, और उसके साथ साथ उसमें 25 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के हमें मिलते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब अगर बात कर ली जाए, मैंने तो ये सारी उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात न्यूट्रिशन की बात कर दी कि इसके अंदर से हमें ये चीज़ें मिलती हैं। अब इन चीज़ों से हमें फ़ायदा क्या होता है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारा जो इंटरनल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। पोटेशियम इसमें अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको लो करने में हेल्प होता है। हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कहा भी ये जाता है सना कि आम जो है वो बीमारियां जो है मुख्तलिफ किस्म की, जिसमें कैंसर और दिल की बीमारियां हैं, उसके लिए भी बड़ा मौसर है। तो क्या ये इस तरह की बीमारियों से निपट सकता है? हम ये तो नहीं कह सकते कि अकेला आम इन तरह की बीमारियों से निपट सकता है। बस ये कहना ज़रूरी है कि जब हम आम लेते हैं तो अगर किसी को ये बीमारियां हैं तो इसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट है वो बॉडी को नरिश करेंगे, और बॉडी की नरिशमेंट होगी तो ऑब्वियसली वो उन बीमारियों से लड़ने की कुव्वत मुदाफ़ियत उनके अंदर जो है ना वो मिलेगी हमें। अच्छा, लेकिन एक बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आम जो है उससे वजन भी बढ़ता है। आम से वजन भी बढ़ता है, और आम से फिर ये तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा जो अपने वेट को गेन करना चाहते हैं, उनके लिए खाना बड़ा अच्छा होगा, लेकिन जो अपनी डाइट के हवाले से बहुत कॉन्शियस है, शुगर कंटेंट जो है उस पर अगर बात कर ली जाए तो जो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। 1 कप के अंदर 25 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो हमारी जो कार्बोहाइड्रेट की डेली रिक्वायरमेंट है उसमें से बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है वो मैंगो से पूरा हो जाता है। जब हम डाइट पे होते हैं तो
इसलिए मैंगो को अवॉइड किया जाता है कि इसके जो कार्ब्स और शुगर की क्वांटिटी है वो इंस्टेंटली रेज कर देता है ब्लड शुगर लेवल को, तो इसलिए फिर मैंगो को अवॉइड कराया जाता है जब वेट लॉस चल रहा होता है। मतलब अगर हम डाइटिंग पे है तो हमें नहीं खाना चाहिए आम, बिल्कुल या नहीं, अगर खाएंगे तो फिर किस हाफ कप आप ले सकते हैं। अच्छा। और दो, अगर मैं स्लाइसेस की बात करूं तो 2 स्लाइस आप ले सकते हैं। बिल्कुल कभी भी जो नेचुरल चीजें होती हैं उनको बिल्कुल भी हम ओमिट नहीं करते कि इनको बिल्कुल नहीं खाना, उसको थोड़ी क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं। जो डाइट कॉन्शियस है वो हाफ कप खा सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल है जिसने ना गेन करना है और ना ही लूज करना है वो 1 कप खा ले दिन में। वो 1 कप लें। हाँ। लेकिन अगर 2 कप भी ले लेते हैं तो उसमें कोई वो नहीं है। अब 2 कप क्यों नहीं ले सकते हम? अगर नॉर्मल पर्सन है तो वो 2 कप मैंगो का यूज कर सकता है। ठीक है। क्यों नहीं ले सकते? आपने अक्सर सुना होगा लोगों से कि वो कहते हैं कि आम की तासीर गर्म होती है। एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आ रही थी, क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं कि आम ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम सब जब आम खाने बैठते हैं, बच्चा हो या बड़ा हो, तो फिर एक आम नहीं खाया जाता या 1 कप नहीं खाया जाता। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गर्म एंड ठंडा इन मेडिकल। बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। बस उसमें होता ये है कि आपने ठंडा गर्म वाटर इनटेक जो है उसको अगर आप प्रॉपर रखेंगे साथ में, तो फिर आप 2 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई नॉर्मल पर्सन है। ठीक है। अगर किसी जैसे डायबिटिक है या कोई और बीमारी है उसको, तो फिर उसमें हम उसमें वेरिएशन बता देते हैं। डायबिटिक पर्सन को कितना लेना चाहिए, कोई और डिजीज है तो उसमें कितना लेना चाहिए, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसमें आपको कितना लेना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि डायबिटिक लोगों के लिए भी ये कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर जो होती है, तो इसलिए उनको भी मना किया जाता है कि ना लें। अगर उन्होंने लेना हो तो फिर वो कितनी क्वांटिटी में खा सकते हैं? इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि मैंगो के अंदर अल्लाह ताला ने एक डाइजेस्टिव नेचुरल एंजाइम दिया हुआ है जिसको अमाइलेज बोलते हैं। हाँ। अब अमाइलेज का क्या काम है? वो कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज कर देता है और इंस्टेंटली ब्लड शुगर लेवल जो है हमारा रेज हो जाता है, इसलिए फिर डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड किया जाता है। अब मैं डायबिटिक पेशेंट के लिए गाइडलाइन बताऊंगी जिसको वो फॉलो करेंगे और वो उसमें मैंगो या कोई भी और फ्रूट है उसका यूज कर सकते हैं। आपने वर्ड सुना होगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी फूड का चेक करने का तरीका ये है कि अगर 45 to 50 है, विच मीन्स कि ये नॉर्मल है, इसको हम ले सकते हैं एक क्वांटिटी के अंदर। अगर जिस फ्रूट या फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 या 60 प्लस होगा, विच मीन्स कि आप इसको मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं। और अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारा 60 प्लस होता है, विच मीन्स कि आप इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, ये हमारा ब्लड शुगर लेवल है उसको रेज कर सकता है, तो इसको हम अवॉइड करा लेते हैं। अच्छा, मतलब फिर भी शुगर के जो मरीज है वो भी खा सकते हैं? शुगर के मरीज खा सकते हैं, लेकिन हाफ कप ले सकते हैं। हाफ कप ले सकते हैं, नॉट ऑन डेली बेसिस। नॉट डेली बेसिस? नॉट ऑन डेली बेसिस। अच्छा। आप फ्रूट का ऑल्टरनेट रख लेना कि एक दिन आपने मैंगो ले लिया, एक दिन आपने पीच ले लिया, इस तरह से आप अपना, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपने नहीं खाना, आप खाएं, लेकिन आप ऑल्टरनेट डेज दाल में रह के खा लें। आपने डॉक्टर से पूछ कर खा लें कि कितना ले सकते हैं। जैसे आप बता भी रही थी सना कि इसकी ना ही गर्म तासीर है और ना ही ठंडी तासीर है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बहुत से जो है ना आम खाने के साथ लस्सी का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि इसकी गर्मी कम की जा सके। वो एक तो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, दूसरा ये कि गर्मी के मौसम में हमारा वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। जिन लोगों का अच्छा नहीं होता उनको उसकी तासीर गर्म लग रही होती है, वो कैलोरीज ज्यादा दे रहा होता है और उन कैलोरीज को हम बैठे बैठे बर्न नहीं कर रहे होते, हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। जब हम फिजिकल एक्टिविटी को ऐड कर लेते हैं, वाटर इनटेक को ऐड कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए वो नुकसानदेह नहीं होता, ना ही वो गर्म होता है ना ठंडा होता है। अगर उसकी कैलोरीज को देखा जाए तो 1 कप हमें 100 कैलोरीज दे रहा है और वो 100 कैलोरीज हम बैठे हुए हैं, हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, फिर हमारे लिए वो परेशान। तो क्या लस्सी पीना ठीक है उसके साथ? लस्सी पी सकते हैं, लस्सी का कोई नुकसान नहीं होता, बस ये है कि आप अपना जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको भी इंक्रीज करें। और बहुत से लोग हैं सना जो मिल्क शेक का भी इस्तेमाल करते हैं, मैंगो मिल्क शेक का, तो उसकी कितनी अफादियत है हमारे लिए, हमारी जिस्म के लिए, और उसमें हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए? वैसे मैं जो भी रिकमेंड करती हूँ, मैं फ्रूट को एज अ रॉ फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में फ्रूट है उसको उस तरह से खाना चाहिए। वेट गेन के लिए या अगर छोटे बच्चे हैं वो उस तरह से फ्रूट को अवॉइड कर रहे होते हैं तो मदर्स उनको दे देती हैं। तो अगर वेट गेन करना चाह रहे हैं या आप वैसे लेना चाह रहे हैं तो मिल्क शेक का कोई वो नुकसान नहीं है, आप ले सकते हैं, बस उसमें शुगर ना ऐड की जाए, क्योंकि बहुत सारे मिल्क शेक बनाने का तरीका यही होता है कि आप उसमें शुगर ऐड कर रहे होते हैं। मैंगो के अंदर एक नेचुरल खुद से इतनी शुगर होती है, आप उसी को ही अगर यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर है, उसके अंदर और कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर या शुगर ऐड ना की जाए। तो अगर शुगर ऐड ऑन कर ली जाए तो क्या जो उनकी अपनी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है क्या वो डिस्टर्ब हो जाती हैं या उनका कोई फायदा नहीं है? बिल्कुल हो जाती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी डिस्टर्ब हो जाती है और वैसे भी जो है वो आपके एकदम से बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अपनी शुगर भी होती है और आपने दूसरी शुगर भी ऐड कर ली जाती है, तो वो फिर स्टोर होने लग जाती है फैट की फॉर्म में।
हमारी ज़रूरत नहीं होती है, वो फिर फैट की फॉर्म में स्टोर होती है, वो फिर हमारे लिए मोटापा करती है, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी प्रोसेस्ड चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए, नेचुरल के साथ उसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और इसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए एक दिन में अगर हम मिल्क शेक पी रहे हैं? 1 ग्लास। 1 ग्लास? 1 ग्लास। ठीक है, मतलब अगर आप रॉ फॉर्म में मैंगो खा रहे हैं तो 1 कप होना चाहिए, और अगर मिल्क शेक पी रहे हैं तो आप वो 1 ग्लास होना चाहिए। और बहुत से लोग हैं वो आम की स्वीट डिशेस भी बनाते हैं घर पे, उसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस तरह की बनानी चाहिए, उसमें क्या क्या हमें ऐड ऑन करना चाहिए और क्या नहीं ऐड ऑन करना चाहिए? स्वीट डिशेस में आ जाता है, डिज़र्ट्स में बहुत ज़्यादा मैंगो का यूज़ हो रहा होता है, तो डिज़र्ट की जो क्वांटिटी होती है उसको हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल अवॉइड करें। आप 1 to 2 टेबल स्पून जो हम खा रहे होते हैं वो ले सकते हैं, 3 टेबल स्पून तक आप खा लें, जिसको हम कहते हैं कि चखने के लिए या अपने टेस्ट बड्स को प्लेजेंट रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। बाकी अगर सैलड्स में यूज़ कर लिया जाए, इसको सैलड के ऊपर यूज़ किया जाए मैंगो के चंक्स को, तो वो बहुत अच्छा होता है। वेजीज के साथ हम डेली बेसिस पे अगर सैलड खा रहे हैं तो उसमें डाल के खा सकते हैं। तो डिज़र्ट में इसको बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं कहा, अप्रिसिएट नहीं किया जा रहा मेरी तरफ से कि आप डिज़र्ट में डालें और फिर उसके ज़्यादा डिज़र्ट बना के खाएं, लेकिन अगर सैलड में यूज़ कर रहे हैं उसके चंक्स तो वो एक अच्छी चीज़ बन जाती है। और क्रीम के साथ भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्रीमी डिज़र्ट होते हैं, वो मैंने फिर आपको क्वांटिटी बता दिया कि आप उसके 1 से 2 चम्मच बस। ये तो मतलब कहते हैं ना कि दाढ़ भी गीली नहीं हुई, 1 से 2 चम्मच के। यहाँ पे तो इतने बाउल खाए जाते हैं डिज़र्ट के बाउल खाए जाते हैं, फिर उसके नुकसानात भी उतने ही होते हैं। वो आपको उस टाइम पे नहीं पता लग रहा होता, लेकिन फिर जब लेटर ऑन आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, फिर आपको पता चलता है कि ये तो उसके रिजल्ट्स कितने हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। रिजल्ट्स में यही होता है कि आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं होती, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं आपको, और वेट बढ़ता है, और वेट बढ़ने से फिर सारी आगे बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। वेट गेन सबसे पहला रीज़न है, और उसके बाद फिर उसके डायबिटीज़ होगी, हाइपरटेंशन होगी, हार्ट हेल्थ हो गई। आप लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिर उसका कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, और आम को और हम किन किन जो है फ्रूट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? सब फ्रूट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट चाट में इस्तेमाल किया जा सकता है, फ्रूट कप सैलेड्स बनाए जा सकते हैं, इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है मैंगो को। बट अगर वो क्रीमी डिजर्ट्स हैं तो उसमें आप इस्तेमाल ना करें। और सना, बच्चों के लिए ये कितना फायदेमंद है? बच्चों के ग्रोइंग एज में तो बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं, और बच्चों को देना भी चाहिए। कुछ बच्चे जो होते हैं उनको हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, प्रोसेस्ड और इन चीज़ों में लेकर चल रहे होते हैं, तो उनको आदत नहीं होती फ्रूट्स खाने की, और फ्रूट्स को इतना लाइक नहीं करते। अगर जब हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं उसी टाइम पे अगर बच्चे को हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देते हैं इन फूड्स को, नेचुरल फूड्स को, तो फिर बच्चे के लिए इन चीज़ों को लेना इजी हो जाता है, और मदर्स को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और बच्चों के लिए क्या क्वांटिटी होनी चाहिए? बच्चों के लिए अगर बच्चे की एज पर डिपेंड कर रहा होता है, 12 इयर्स का अगर बच्चा है तो उसके लिए हाफ कप ऑफ मैंगो इज़ गुड, और इससे ज़्यादा भी ले सकता है। बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, वो खेलते कूदते हैं, इसलिए उनको इसका कोई नुकसान नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है सना, और हमने देखा है कि बच्चे आजकल वैसे भी घर पर आए, और आइसक्रीम तो बच्चों को पसंद ही होती है, और वो मैंगो आइसक्रीम भी खाते हैं। तो अगर घर में ही उनको इस तरह की चीज़ें बना के दी जाएं जो सेहत बख्श भी हो और उनकी कोई नुकसान भी ना हो, तो आप मैंगो स्मूदी बना के दे सकते हैं, जिसमें आप हनी ऐड करें और मैंगो को ब्लेंड करके बच्चे को उसको दे सकते हैं, तो वो भी उसके लिए एक अच्छी चीज़ होगी एज कम्पेयर टू मैंगो आइसक्रीम। उसमें फ्लेवर होता है, उसमें नेचुरल कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। मतलब जो स्मूदी है वो एज एन आइसक्रीम के तौर पर ही हम एज ए डिजर्ट यूज की जा सकती है। इंट्रोडक्शन की बात होती है कि बच्चे को इस फूड से कितना फेमिलियर है। अगर तो वो फेमिलियर होगा तो उसके लिए वो ज्यादा वो नहीं होगी, कोई न्यू चीज नहीं होगी। खिलाया भी नहीं जाता बच्चों को, ना फ्रूट खिलाया जाता है, मतलब टेबल फूड की तरफ तो लेकर ही नहीं जाया जाता। आप जब बच्चे को स्टार्ट करा रहे होते हैं वीनिंग, तभी ऐसी चीजों को इंट्रोड्यूस कराएं। और माएँ क्या करती हैं कि वो बच्चों को ज्यादा अगर तवज्जो से खिलाती हैं, जो माएँ उनके बच्चों को ये सारे इंट्रोडक्शंस होते हैं, और जो माएँ अपने बच्चों को ये चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करा रही होती, फिर उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जब बच्चा ग्रोइंग एज में जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर वो डिनाइल फेज में होता है कि मैं ये नहीं ले रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। और सना, हम देखते हैं कि हमारे नानियाँ दादियों के दौर में वो लोग घर पे आम का अचार भी बनाया करते थे, और अब हम वो देखते ही नहीं है कि उस तरह का रवाज रहा है यहाँ पर। तो क्या इस तरह की चीज़ें अब होनी चाहिए थी, जो हमारी सेहत के लिए भी बड़ी अच्छी थी? जी, कुछ हद तक ही बहुत अच्छी चीज़ें भी मानी जाती हैं। अब अचार है जैसे, उसकी अपनी एक न्यूट्रिटिव वैल्यू है, या उसका अपना एक वो हमारी जो गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। कुछ ऐसे सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं जिनसे वो हमें बचाता है, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वही बात आ जाती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर हम उसकी क्वांटिटी को देखते हुए उसे खाएंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है। हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए नुकसानदेह है,
क्योंकि उसमें आप जब अचार का एक मेथड होता है बनाने का, तो उसमें हम जो है वो सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हाइपरटेंसिव के अलावा बाकी जो लोग हैं वो उसका यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नुकसान क्या नहीं है। इसका कोई और भी ऑल्टरनेटिव है हमारे पास अचार का? अचार का ऑल्टरनेटिव तो कोई नहीं हाँ। है, लेकिन ये है कि ये एक एंशिएंट मेथड चला आ रहा है, तो इसको यूज़ किया जा सकता है, कोई इसमें नुकसान नहीं है। इसका नुकसान नहीं है, लेकिन जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं वो इससे थोड़ा दूर ही रहे। और इसके अलावा मुरब्बे और चटनियाँ इस तरह हाँ। की चीज़ें बनाई जाती हैं, और उसमें भी मैं फिर कहूँगी कि शुगर कंटेंट ऐड किया जाता है। अगर शुगर कंटेंट की जगह कोई जैसे गुड़ है जो अच्छा। उसको इस्तेमाल करके अगर कोई बनाया जा सकता है, तो वो नॉर्मल पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, वो उसको ले सकते हैं। ठीक है। उसके कुकिंग मेथड पर डिपेंड कर रहा होता है कि हम उसकी कुकिंग किस तरह से कर रहे हैं। अगर ये जो मुरब्बे आपने बताया कि ये भी फ्रूट से बनते हैं, तो इनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? अगर एक नॉर्मल पर्सन खाना चाह रहा है दिन में, तो वो कितनी क्वांटिटी में ले सकता है इसको? चटनी की अगर बात कर ली जाए तो वो जस्ट फॉर टेस्ट हम 1 टेबल स्पून अपने किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, इससे ज़्यादा उसके इस्तेमाल ना किया जाए। और अगर तो वो बनी हुई है, हनी आपने ऐड किया हुआ है, तो फिर आप उसको ले सकते हैं, फिर आप ले सकते हैं, फिर आपकी जो है सेहत तो उससे कोई मुतासर नहीं होगी। ठीक है जी, सना कमर हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सना, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं, और आपको पता चल गया है कि आम के कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसानात हैं। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो उसके आपके लिए नुकसानात भी हो सकते हैं, ख़ासतौर पर वो जिनको दिल की बीमारियां हैं, ये जो शुगर के मरीज़ हैं, वो एतदाल में रहकर तमाम फ्रूट्स का या ख़ासतौर पर आम का जो है ना वो इस्तेमाल करें, ताकि उनकी जो शुगर है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है जी, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, बाइसिकल एक ऐसी सवारी है जिसको चलाने का शौक यकीनन हर बच्चे के खुमेर में रचा बसा होता है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी के बायस, सड़कों पर बढ़ती हुई ट्रैफिक के बायस साइकिल का इस्तेमाल इंतहाई कम होता जा रहा है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साइकिलिंग का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, जिसे मनाने का मकसद माहौलियाती आलूदगी से पाक ज़राए आमदरफ्त के बारे में शऊर उजागर करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत साइकिलिंग का पहला आलमी दिन 2018 में मनाया गया था। आलमी सतह पर डेनमार्क की मिसाल हमारे सामने है, जहां निस्फ आबादी साइकिल पर सफर करती नजर आती है। साइकिलिंग के लिए 12,000 किलोमीटर तवील ट्रैक्स बनाए गए हैं। सेहत के एतबार से देखा जाए तो जिस्मानी तौर पर फिट रहने के लिए साइकिल चलाने से बेहतर कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। बच्चे और बूढ़े सब चला सकते हैं साइकिल। कमसन बच्चों के लिए छोटी साइकिल्स मार्केट में आम दस्तयाब है, जिन्हें ये शौक पैदा करने के लिए खरीदा भी जा सकता है, और वजन कम करने के लिए भी साइकिलिंग एक अच्छी एक्सरसाइज की जाती है। जबकि इंसानी जिस्म का जो मुदाफाती निज़ाम है, साइकिलिंग से हम लोग स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ इक़साम के कैंसर से भी हम बच सकते हैं। इतनी अफादियत के बावजूद साइकिल सड़कों से गायब क्यों होती जा रही है? साइकिलिंग को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आकिब शाह हैं, नेशनल लेवल साइकिलिस्ट हैं, और महविश नसीम हैं जो भी साइकिलिस्ट हैं। मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। महविश, सबसे पहले तो मुझे आप बताइए, जैसे आज आलमी दिन मनाया जा रहा है साइकिलिंग के हवाले से, तो साइकिलिंग हमारी जिस्म के लिए या हमारे लिए या हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कितना ज़रूरी है? हेल्दी लाइफस्टाइल तो हम लोग वैसे ही आराम पसंद से लोग हैं, और हम लोग को हेल्दी लाइफस्टाइल्स की आदत ही नहीं होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो साइकिलिंग फिर भी कुछ नज़र आ रही है, साइकिल चलाते लोग नज़र आने लगे हैं। साइकिलिंग अदरवाइज फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए बहुत अच्छी है, और अदरवाइज हमारे मसल्स को भी स्ट्रेंथन कर रही है। जो हार्ट डिजीज़ हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है, आपके ब्लड लेवल से फैट को भी कम कर रही है, और ऑब्वियसली फन भी है। हाँ। आप इंजॉय भी कर रहे हैं। मेरे तो ख्याल हमें बचपन से बच्चों को आदत डालनी चाहिए साइकिलिंग की, और ताकि हेल्दी लाइफस्टाइल की आदत पड़े। हाँ बिल्कुल, ऐसे ये हेल्दी लाइफस्टाइल होना भी चाहिए। आगे हमने देखा है कि जब से कोरोना आया ना, तो उसकी वजह से लोग बहुत इस साइड पर आए हैं। आपको क्या लगता है क्यों आए हैं इस साइड पे, साइकिलिंग की तरफ? हाँ, एक्चुअली ज़्यादातर लोग कोरोना के बाद घरों में बंद हो गए थे। तो उनको फैमिली के साथ मतलब कि घर में रह के भाई बोरियत हो जाती है, तो उसके बाद ये है कि ज़्यादातर लोगों ने साइकिल्स को बाय किया, परचेजिंग की, और उसके बाद रोड्स के ऊपर निकले, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय किया। और ये काफ़ी फ़न एक्टिविटी है, और इसके अंदर जैसे कि आप देख लें कि साइकिलिंग से आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, ब्लड कार्डियोवास्कुलर मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हेल्थ के लिए अच्छी है। और फैमिलीज़ वगैरह आपस में मतलब राइड्स के दौरान एंजॉय करती हैं।
सुबह के टाइम अगर आप अर्ली मॉर्निंग राइड करते हैं तो आपको एक फ्रेश एयर मिलती है, काफ़ी डिफरेंट व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं, तो वो काफ़ी बेहतर रहता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग साइकिलिंग की तरफ आए हैं। ठीक है। महविश, जैसे आपने बताया और पहले भी जब मैं पूछ रही थी कि आप एक क्लब चलाती हैं, साइकिलिंग क्लब जाती हैं, तो वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और किस तरह के लोग आते हैं? असल में बेसिकली आप जैसे कोरोना की बात कर रही थी, मैंने भी कोरोना के दिनों में ही साइकिलिंग स्टार्ट की। ऐसा नहीं था कि साइकिलिंग का शौक तो बचपन से ही था, बिल्कुल ऐसे मगर ये हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स आपको पता है, बड़ी हुई तो घर से रोक दिया गया साइकिलिंग के लिए, तो वो हमेशा अंदर कहीं था कि मैंने साइकिलिंग करनी है। तो थैंक्स टू कोरोना कि मुझे इजाज़त मिल गई घर वालों से और मुझे एक क्लब मिल गया जो कि डिफेंस में है, DHA का ना, साइकिलिंग डिफेंस लाहौर के नाम से। तो मैंने उनके साथ साइकिलिंग स्टार्ट की और अब तो मतलब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा एंजॉय मैं कर ही नहीं सकती थी लाइफ में। और हम तो अब ये है कि साइकिलिंग तो अब एज अ प्रोफेशन भी मुझे लगता है मैंने उसको आगे कंटिन्यू कर लेना है, बिकॉज उसके बाद मैंने काफ़ी रेसेस में भी पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह विन भी किया, तो वो बढ़ता गया शौक। अब साइकिलिंग डिफेंस वाले जो हैं वो डिफरेंट रेसेस भी अरेंज कराते रहते हैं, डोएथलॉन भी हुआ, क्राइटेरियम भी हुआ, तो वैसे इस तरह की एक्टिविटीज पाकिस्तान में होती रहेंगी तो साइकिलिंग को प्रमोशन मिलेगी। बिल्कुल ऐसे अदरवाइज तो लोगों को लगता था कि फीमेल्स की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो कि फीमेल साइकिलिंग करेंगी। अभी भी शुरू में जब मैंने स्टार्ट की थी तो अगर तो मैं डिफेंस की तरफ जाऊं तो शायद इतना मुझे लोगों की तरफ से रिएक्शन नहीं आता, अगर मैं इधर कहीं लाहौर में दूसरी तरफ निकलूं तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और हैरान भी होते हैं और नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। लेकिन अब जब पिछले साल मैंने स्टार्ट की थी और उससे अब में काफ़ी फ़र्क आ गया, क्योंकि अब लोग साइकिल्स पे लोग नज़र आना शुरू हो गए हैं, फीमेल्स भी इवन नज़र आना शुरू हो गई हैं। थोड़ा गवर्नमेंट ने भी अपना जो है वो पार्ट दिया है बीच में कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रेसेस अरेंज हुई लास्ट ईयर भी, और जिसमें फीमेल्स का भी पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा थी। तो मैं विषय जो आपका क्लब जो एक्टिविटीज करवाता है वो डेली बेसिस पे होती हैं या वीकली बेसिस पे होते हैं? एक्टिविटीज तो वीकली या मंथली होती हैं, लेकिन हम डेली राइड जरूर करते हैं और उसी से जब हम डेली राइड करेंगे तो ही हमें आदत पड़ेगी और प्रैक्टिस होगी तो सारा कुछ होगा। तो डेली हम मॉर्निंग राइड्स भी करते हैं, इवनिंग राइड्स भी करते हैं। मॉर्निंग राइड तो खैर बहुत खूबसूरत होती है, आप सनराइज देखते हैं और फ्रेश सारा दिन गुजरता है। यूजुअली हम कनाल पे निकलते हैं मॉर्निंग राइड में, तो वो बहुत अच्छा होता है, सारा दिन फ्रेश वाला डे होता है। मैं तो अपने बच्चों को भी साइकिलिंग कराती हूँ। तो लेकिन ये है कि जिनके पास टाइम नहीं है, जो बिजी हैं, सुबह सुबह नहीं उठ सकते या व्हाटएवर, तो वो इवनिंग में, लेकिन हम डेली राइड मॉर्निंग इवनिंग हमारी होती है। ठीक है। आगे आप जैसे नेशनल लेवल पर भी साइकिलिंग करते हो तो हमें बताइएगा आपका कैसे शौक पैदा हुआ कि आपने इस साइड पर आना है, अपनी स्टोरी बताइए हमें थोड़ी सी। अब बेसिकली तो जब मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे इसकी नो हाउ कुछ भी नहीं थी, मतलब कि साइकिलिंग क्या है, रोड बाइक्स क्या हैं। तो फिर जब मैंने मैट्रिक के बाद मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद मुझे कॉलेज लेवल पे पता चला कि साइकिलिंग भी होती है। मुझे कोच मिले, मेरे वही उस्ताद भी हैं आज, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप इस तरह ट्रेनिंग वगैरह करो तो हो सकता है आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने इसी तरह ट्रेनिंग स्टार्ट की और जब ट्रायल्स हुए तो उनमें मेरी सिलेक्शन हो गई। अच्छा। तो आई वाज सो लकी, 3 बंदे सिलेक्ट होने थे और उन तीनों में मैं भी एक था। तो उसके बाद से मेरा जर्नी जो है वो पंजाब कॉलेज के साथ, UCP के साथ स्टार्ट हुई है। तो ऑलमोस्ट अभी तक मैं उनके साथ ही हूँ और रिसेंटली भी मैं 2018 में इनका चैंपियन हुआ था पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ का, तो मैंने 7 गोल्ड मेडल जीते थे। अच्छा। और अभी 2021 में जो हुई है उसके अंदर मैंने 6 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीता है, तो फिर दोबारा से मैं चैंपियन हुआ हूँ। तो इसी तरह मेरी जब 2016 में फर्स्ट टाइम मैंने रेस खेली थी, टाइम ट्रायल एक इवेंट होता है, उसके अंदर मैंने 3rd पोजीशन ली, तो तब मुझे एहसास हुआ कि यार मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, तो आई शुड स्टार्ट ट्रेनिंग और नेशनल लेवल्स तक मुझे जाना चाहिए। ठीक है। तो फिर जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, सब कुछ किया, तो 2017 में मैं फर्स्ट टाइम रनर अप प्लेयर हुआ था यूनिवर्सिटीज़ का, तो तब भी मैंने 5 मेडल्स जीते थे। तो इसी तरह 2018 में चैंपियन हुआ, 19-20 में हुई नहीं, 21 में चैंपियन हुआ, 19 में मैंने नेशनल लेवल पे मेडल्स 5 लिए, उसमें मैंने 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इंटरनेशनल रेस होती है लाहौर टू साहिवाल, तो काफ़ी लंबी रेस होती है, उसमें ईरान अफगानिस्तान के प्लेयर्स होते हैं। ठीक है। तो वो भी मैंने विन की। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, इससे सीखने को मिला बहुत कुछ। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, अपने फ्लैग को जो है वो लहराऊं वहाँ पे। हम भी यही चाहते हैं कि आप आगे से आगे चलते जाएं। और मुझे बताइएगा आखिर जो हमारे इदारे हैं, जैसे आपने बताया कि पंजाब से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से आप एफिलिएटेड थे, देन UCP से अभी आप पढ़ रहे हो, तो ये इदारे कितना प्रमोट करते हैं अपने बच्चों को? ये आप कह लें कि जिस तरह के पोल्ट्री फार्म्स में चूजे पलते हैं, इस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस तरह हमारी साइकिलिंग को प्रमोट करती है।
तो ये यूनिवर्सिटीज़ ना हो तो फिर आपको बेसिक जो प्लेयर्स वगैरह वो आगे नहीं आते। हमारे इनाम भट्ट है यूनिवर्सिटी का, वो माशाल्लाह इस टाइम वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं, बीच उसमें रेसलिंग के अंदर भी वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं। तो इस तरह के अच्छे प्लेयर्स जो यूनिवर्सिटी की प्रमोशन की वजह से आगे आते हैं, अदरवाइज कोई बंदा भी किसी भी गेम को अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सारे जो हम देख रहे हैं मेडल्स, ये आपके हैं? जी मेरे। और हमें बताइए कि ये कहाँ से आपने लिए हैं और कौन कौन से हैं ये इसमें नेशनल लेवल के मेडल्स हैं जो मैंने 2019 में जीते थे। गोल्ड थे, सिल्वर थे और ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इसमें काफ़ी चैम्पियनशिप्स हुई थी, उसमें भी मैंने 3 गोल्ड मेडल्स जीते थे, उसमें भी मैं चैम्पियन हुआ था। पंजाब लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, जिसे कह लें यूनिवर्सिटी लेवल पे जो हम मेडल्स जीतते हैं उसके हमें मेडल्स नहीं मिलते, जस्ट वो काउंट होते हैं डिग्रीज के अंदर। एग्जैक्टली। तो इसके अंदर कायद-ए-आज़म गेम्स के अंदर भी मैंने 6 मेडल्स जीते थे, तो वो भी माशाल्लाह इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो बेसिक सबसे पुराना इसमें एक मेडल पड़ा होगा ब्रॉन्ज, तो वो मेरा फर्स्ट मेडल था जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा। तो इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि इनके अंदर इंटरनेशनल मेडल्स भी। बिल्कुल, हमारी भी यही विशेज हैं, बेस्ट विशेज आपके साथ आके। और मुझे बताइए रोजाना कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं या साइकिलिंग करते हैं आप? डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती हैं। इंटरवल ट्रेनिंग होती है, लॉन्ग सेशंस होते हैं। लॉन्ग सेशंस में अगर आप लगा लें तो 4 to 5 to 6 आवर्स भी लग जाते हैं ट्रेनिंग के। और जो शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग्स होती हैं तो उसके अंदर हम मतलब कि इंटरवल्स करते हैं, तो स्पीड के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। एटलीस्ट जो है वो 2 आवर्स की ट्रेनिंग मस्ट होती है हमारी प्रोफेशनल्स की। ठीक है। महविश, जिस तरह हम आजकल देख रहे हैं, जिस तरह का दौर चल रहा है, बच्चों के पास गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलिंग, गैजेट्स आज तक आम हो गए हैं उनके हाथों में, तो बेहतर नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें लेकर साइकिल थमा दें ताकि उनकी सेहत भी अच्छी रहे? बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं आपकी बात से, लेकिन अब तो हम बच्चों को आदत इतनी डाल चुके हैं ना कि बहुत मुश्किल हो गया है। वही मैंने आपको कहा ना, हम आराम पसंद कौम है। हमें अगर हमारे पास टाइम भी होता है तो हम घर में मोबाइल पे बैठना या टीवी पे बैठना पसंद करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम बाहर जाएं। लेकिन बेसिकली 18 साल से पहले तो अपने बच्चों को वैसे भी गाड़ी बाइक नहीं देनी है ना, या इवन मैं तो कहती हूँ मोबाइल भी नहीं देना है। लेकिन आदत बचपन से ही डालनी है तो ही उन्हें आदत डलेगी। अब हम लोग बच्चों को इस तरफ लेके नहीं जाते। हम थोड़ा सा अब बच्चों को डर भी गए हैं जी, बाहर नहीं भेजना, अकेले नहीं बाहर भेजना। हालांकि हम छोटे थे तो हम बाहर जाते थे, हम साइकिलिंग करते थे, हम खेलते थे, और हमें बाहर जाने की वो होती थी कि बस टाइम हो जाए और हम बाहर जाके खेल लें। पर अब बच्चों को भेजना भी चाहें तो वो भेज नहीं जाते। लेकिन मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने दोनों बच्चों को साइकिल लेके दी हुई है और मेरे साथ साइकिलिंग करते भी हैं। अच्छा। और मेरे ख्याल में बस हमें अभी से बच्चों को बचपन से ही इस चीज़ की तरफ ले आना चाहिए कि कोई भी हेल्दी एक्टिविटी, साइकिल एक ऐसी एक्टिविटी है, हेल्दी भी है, फन भी है, उनकी इंजॉयमेंट भी हो रही है, कहीं हम दूर भी जा रहे हैं, और इस तरह से बच्चे जरा खुश रहते हैं। बचपन से ही आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि एक तो उनकी सेहत भी अच्छी रहती है और वो मेंटली भी स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि गैजेट्स और इन सब की वजह से बहुत ज्यादा हम लोग डिप्रेशन का शिकार होना सही बात है। मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे कभी स्ट्रेसफुल फील भी हो रहा होता है ना, मैं अपनी साइकिल लेके निकलती हूँ और थोड़ी देर बाद मुझे भूल जाता है कि मैं इस बात पे परेशान हूं। अच्छा। बहुत मेंटली भी और फिजिकली भी बंदा रिलैक्स फील करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे जिस तरह आजकल के बहुत से लोग हैं जो जिम भी ज्वाइन करते हैं, एक्सरसाइजेस भी करते हैं, तो बेहतर नहीं है कि साइकिलिंग कर लें, इससे बच जाए? हाँ, साइकिलिंग तो मेरे ख्याल में साइकिलिंग सबसे बेस्ट और इजीली फैट बर्निंग एक्सरसाइज है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमारा वेट ज़्यादा है या हमारे ऊपर फैट्स ज़्यादा है, हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं है। तो आप अगर जॉगिंग या रनिंग करते हैं तो उसमें आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। Exactly. मतलब कि आप 2-3 दिन जाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे यार नेक्स्ट डे नहीं हो रहा। बट साइकिलिंग के अंदर आप अगर एक दिन 5 किलोमीटर चलाएंगे तो नेक्स्ट डे आप कहेंगे नहीं यार मैंने यहाँ तक जाना है। तो वो आप उसको ऑटोमेटिकली इंक्रीज करते हैं। जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैं 7-8 किलोमीटर चला के कहता था यार मैं कितनी साइकिल चला ली। तो अब जब मैं 8 किलोमीटर चलाता हूँ तो मुझे फील होता है मेरी बॉडी भी वार्म अप नहीं हुई है। तो वो डिफरेंट लेवल्स इंसान के अंदर आते हैं जो कि उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और साइकिलिंग से ये है कि आप ज़्यादा इजीली बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी सारी बॉडी के मसल्स यूज़ होते हैं, हाथ, पाँव, टांग सारे। तो इससे जब आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो ब्लड सर्कुलेट होता है, बॉडी वार्म अप होती है, तो ब्लड फैट्स और यही कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी की वजह से आपकी जो है ना बॉडी बहुत एक्टिव रहती है। तो आखिर जब आपने अपने कंपटीशन के लिए तैयारी करनी होती है तो क्या सिर्फ आप साइकिलिंग ही करते हैं या इसके अलावा भी एक्सरसाइजेस करते हो? जी, जब मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है तो फिर मैं उसके लिए जिम भी ज्वाइन करता हूँ। अच्छा। उसमें जिम के अंदर मैं कोर या लेग वगैरह की इस तरह की डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं जो सिर्फ साइकिलिस्ट के लिए स्पेसिफिक होती हैं, तो फिर वो एक्सरसाइजेज मस्ट होती हैं, उससे पावर इंक्रीज होती है। जो ट्रैक के साइकिलिस्ट होते हैं वो भी ज़्यादातर ट्रैक की साइकिल्स वो डिफरेंट होती हैं, उनमें ब्रेक्स वगैरह का सेटअप नहीं होता, तो वो मतलब कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिंग है। तो इसके लिए हमें जिम भी करना पड़ता है। समटाइम्स हमें वेट लॉस के लिए रनिंग भी करनी पड़ती है, जॉगिंग भी करनी पड़ती है अगर हमारा वेट ज़्यादा हो।
तो ये डिफरेंट एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। अच्छा, महविश, मुझे बताइएगा कि आपको लगता है पाकिस्तान में जो मयारी साइकिलिंग या साइकिल्स हैं वो तैयार हो रही हैं? क्योंकि बहुत से लोग ये भी शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि एक तो बाहर से इंपोर्ट होती हैं, दूसरी महंगी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसा ही है पाकिस्तान में अभी तक तो। अब मेरा नहीं ख्याल कि उस लेवल की साइकिल या मयारी साइकिल है, हमें बाहर वाली साइकिल्स ही खरीदनी पड़ती हैं। जो आम मिल रही हैं पाकिस्तान में उनकी वो क्वालिटी नहीं है, और लोगों को अब क्योंकि जो चलाने लगे हैं उन्हें शऊर आता जा रहा है, तो उनको लगता है कि ये साइकिल तो हम बाकियों के साथ चला ही नहीं सकते, बिकॉज वो उस तरह से स्पीड नहीं लेती है या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पावर यूज़ हो रही है जो पाकिस्तान में साइकिल्स बन रही हैं। तो नॉर्मली यूजुअली जितने भी मेरे साथ लोग हैं उन सब के पास इम्पोर्टेड साइकिल्स हैं। तो हम अब मेरा ख्याल है यहाँ पे गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा बीच में साइकिल इंडस्ट्री के ऊपर काम करना चाहिए। साइकिल्स उनको जो है उनके टैक्सेस कम किए जाएं या उनको मौका दिया जाए कि वो इस तरह से पाकिस्तान में साइकिल्स बनना शुरू हों। और हम तो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से साइकिल खरीदें, हमें बाहर वाली ना खरीदें, बिल्कुल ऐसे ही है ऑब्वियसली। लेकिन फिलहाल तक मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई मयारी साइकिल्स ऐसी बन रही हैं जो पाकिस्तान में बने और हम उन्हें ले सकें। आखिर आप इस पे क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? हाँ, मैं तो डेफिनेटली कहूँगा कि पाकिस्तान में अगर बनेंगी तो फिर ऑब्वियसली हमारे लिए पार्ट्स सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ये इतना एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। इसमें अगर आप साइकिल खरीदते हैं फिर उसके डिफरेंट इवेंट्स के हिसाब से, प्रोफेशनली अगर बात की जाए तो डिफरेंट इवेंट्स के हिसाब से आपको टायर्स, व्हील्स खरीदने पड़ते हैं, ट्रैक की अलग सामान होता है, रोड का अलग सामान होता है। तो अगर आप टोटली एक नॉर्मल रेंज के अंदर एक अगर स्पोर्ट्समैन सामान खरीदता है तो उसके 10 से 12 लाख तो नॉर्मली लग जाते हैं इसके अंदर। तो अगर इससे ऊपर लेवल पे जाएं तो आप जितने ज्यादा स्पेंड करेंगे उतने ही कम है। तो अगर पाकिस्तान में बनेंगे तो मे भी अगर जहां लाख की साइकिल है वो हमें 60 की पड़े, 70 की पड़े, तो उसमें हमारा बेनिफिट होगा। तो गवर्नमेंट अगर हमें यहाँ पे सपोर्ट करे और इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करे, यहाँ से भी हमारी ग्रोथ होगी। और दूसरा ये है कि जो टैक्सेस वगैरह लगे हुए हैं इन चीज़ों के ऊपर, आप कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको भी रिड्यूस किया जाए ताकि इस तरह स्पोर्ट्स की ग्रोथ हो सके, साइकिलिंग की ग्रोथ हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है। महविश, आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जो साइकिलिंग का रुझान है जो कम होता जा रहा है उसको किस तरह हम मजीद बढ़ा सकते हैं? उसके लिए क्या क्या करना चाहिए हमें? उसके लिए देखिए, जिस तरह से अब मैं एक प्राइवेट ग्रुप के साथ कर रही हूँ, इस तरह के ग्रुप्स जो हैं इंक्लूसिव ग्रुप्स, जिसमें कोई एज लिमिट और ये चीज़ ना हो कि जी बस बहुत ज़्यादा जिनके पास महंगी साइकिल्स हैं वही आ सकते हैं, या बूढ़े बच्चे नहीं आ सकते, सिर्फ यंगस्टर्स को ले रहे हैं। इस तरह के ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, इंक्लूसिव ग्रुप्स होने चाहिए ना। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बने जो कि साइकिलिंग को प्रमोट करे। इवेंट्स अब गवर्नमेंट ने कुछ शुरू कराए हैं अभी कुछ अरसे से, तो उस तरह के जितने ज़्यादा इवेंट्स होंगे उसी तरह साइकिलिंग प्रमोट होगी। बिकॉज जो गवर्नमेंट का अभी लास्ट इवेंट हुआ था, आकिब भी थे उसमें, मैं भी थी, उसमें बच्चों के लिए अलग रेस थी, यंगस्टर्स के लिए अलग थी, एमेच्योर्स के लिए अलग थी। तो मतलब उसमें सब लोग इन्वॉल्व थे वो, और वो इतना अच्छा लग रहा था। मतलब कि पाकिस्तान में ऐसा इवेंट होना हमारे लिए तो एक ऐसा था कि कोई ख्वाब है जैसे ना। लेकिन इस तरह के इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। और बेसिकली जो आप साइकिल इंडस्ट्री की बात करिए, इसके लिए भी जब तक ये नहीं स्ट्रांग होगी, साइकिलिंग की प्रमोशन उस तरह से नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे आकिब ने कहा, हर एक वो साइकिल खरीद ही नहीं सकता ना, महंगी इतनी है कि हर एक नहीं खरीद सकता। वैसे जिसने नॉर्मल साइकिलिंग करनी है अपने घर के आसपास, उसके लिए तो पाकिस्तान से साइकिल खरीद के वो चला सकता है। लेकिन अगर आप ग्रुप के साथ चला रहे हैं, लेकिन या आप उसको एज अ कैरियर ले रहे हैं, तो फिर आपको साइकिल्स खरीदनी है जो कि बाहर से आ रही हैं और वो बहुत महंगी हैं। तो बेसिकली हमें इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स बनाने हैं जो जिनके साथ मिलकर कर सकें, देनी है लोगों और अदरवाइज फीमेल्स के लिए प्लीज फीमेल्स को जो है वो इस चीज के ऊपर तनकीद करना हमें बंद कर देनी चाहिए कि जी ये साइकिलिंग कर रही है या ये कर रही है। बिकॉज नॉर्मली जो लड़कियां स्पोर्ट्स में चली जाती हैं, चले वो तो चली जाती हैं ना। अब जब हम जैसे आम लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो उनको टॉन्ट कर रहे होते हैं, आते जाते लोग बोल रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को प्लीज़ हमें अब समझ जाना चाहिए, और इन्हीं आसपास के लोगों की वजह से हमारे जो पेरेंट्स भी होते हैं वो भी फिर बिल्कुल हमें क्योंकि हमें बचपन से यही कहा जाता है। मैंने जब साइकिलिंग करती थी बचपन में और मैंने छोड़ी और मैं बड़ी हो गई तो मेरी मदर ने मुझे कहा लोग क्या कहेंगे। तो ये जो लोग क्या कहेंगे वाला सिलसिला है ना, लोगों को भी कहना बंद कर देना चाहिए। और मैं पेरेंट्स को भी कहूंगी कि प्लीज अब ये भी कहना बंद कर जाना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। जिस तरह मतलब इट्स लाइक अ स्पोर्ट ना, तो आप जिस तरह स्पोर्ट्स को लेके चलते हैं वैसे ही लेके चले ना। मतलब इस चीज के ऊपर अब हमारा वो जो ये है कि जी बस नहीं साइकिलिंग नहीं करनी क्योंकि लड़कियां बड़ी हो गई हैं, इसको खत्म कर देना चाहिए अब।
बिल्कुल ऐसे ही है, लोग क्या कहेंगे इसका ख्याल नहीं रखना चाहिए, लोगों ने तो कहना ही है, वो आप कोई अच्छा काम कर ले या चाहे बुरा काम कर ले, लोगों ने हर चीज में तनकीद का निशाना आपको बनाना है, तो उनकी फिक्र आप छोड़ दें। जनाब आकिब शाह हमारे साथ मौजूद थे, नेशनल लेवल साइकिलिस्ट हैं। आकिब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और महविश नसीम भी हमारे साथ मौजूद थी, साइकिलिस्ट हैं। महविश आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम आज बात कर रहे थे, साइकिलिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इन दोनों से हमने बात किया कि क्या क्या मुश्किलात भी पेश आती हैं और ये साइकिलिंग करना हमारे लिए कितना अच्छा है, उन्होंने हमें बताया है। तो आपसे भी दरखास्त है कि एक्सरसाइज छोड़िए और साइकिलिंग की तरफ जाइए। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मोबाइल फ़ोन जहां हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन गया है, वहीं इसके कुछ ऐसे नुकसानात भी हैं जो तहकीक के ज़रिए सामने आते रहते हैं। एक नई तहकीक में खबरदार किया गया है कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल इंसानी सेहत पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब करता है। ख़ास तौर पर रात के वक्त आईपैड और स्मार्टफोन की स्क्रीन की रोशनी से निकलने वाली शुआएं इंसानी नींद को बुरी तरह मुतासिर करती हैं। अगर कोई शख्स 8 घंटे की ही नींद क्यों ना पूरी कर ले, लेकिन फिर भी नींद के दौरान वो बार बार आंखें खुलने से नींद का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और जिस्म में वो चुस्ती पैदा नहीं हो पाती जो इंसान एक मुकम्मल नींद से हासिल कर लेता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च की एक तहकीक के मुताबिक मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली शुआएं दिमाग पर मनफी असरात डालती हैं और दिमाग की कारकर्दगी पर असरअंदाज भी होती है। वायरलेस आलात से खारिज होने वाली शुआएं मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल, जिनमें कैंसर से लेकर अल्जाइमर और राशा जैसे अमराज का बाइस भी बन सकती है। माहिरीन के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत जो स्मार्टफोन्स और आईपैड जैसे आलात मुतारिफ कराए जा रहे हैं, इसके तिब्बी और बायोलॉजिकल असरात होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन आलात को बनाने से कबल इसके सेहत से मुतालिक असरात पर कोई मुतालिया या तहकीक नहीं की जाती। मोबाइल फ़ोन और दूसरे वायरलेस गैजेट्स इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब करते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिहा हमीद है, जनरल फिजिशियन है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर मलिहा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, कैसी हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर मलिहा, हम देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन हमारी जो लाइफ है उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है, लेकिन हम इसके इस तरह गुलाम हो चुके हैं कि हमारी लाइफस्टाइल इससे इतनी डिस्टर्ब हो रही है कि हम फिर भी इससे बाज नहीं आते। बहुत से लोग सर दर्द का भी शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, आंखों के मसलों का भी शिकायत करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन किस तरह हमारे लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर रहा है, कितना किरदार है इसका? जी एग्जैक्टली, मोबाइल फ़ोन नो डाउट कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और जैसे आपने कहा हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन चुका है, लेकिन इसके बहुत से हेल्थ हैज़र्ड्स हैं जिसमें ना सिर्फ फिजिकल हैज़र्ड्स हैं बल्कि इसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अब वहीं से शुरू करते हैं। जैसे आपने बताया स्लीप डिसऑर्डर्स, हाँ जी। अब आपको पता होगा, लाइक इट्स वेल नोन कि मोबाइल से एमिट होती है रेडिएशन, बिल्कुल, रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब ये रेडिएशन दिस इज अ वेरी हाई एंड वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। अब सोते हुए अगर आपने पिलो के नीचे रखा हुआ है या अपनी बेड साइड पे रखा हुआ है तो दिस रेडिएशन इज कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग यू। अच्छा, देयरफॉर नींद डिस्टर्ब होगी, नींद सही नहीं होगी तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। इसके अलावा देयर आर एक नंबर ऑफ हैजर्ड्स जो मैं अभी आपको नंबर वाइज बता सकती हूँ, ठीक है, जो कि मोबाइल फोन से होते हैं। अच्छा, इस हद तक इससे इट्स हैज बीन क्लासिफाइड, WHO ने इसको क्लासिफाई किया है एज अ कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब होता है जो रिस्क फैक्टर है फॉर कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ग्लायोमा। ऑल्दो अभी प्रूव नहीं हुआ लेकिन इट्स कंसिडर्ड टू बी अ रिस्क फैक्टर। ठीक है। इसके अलावा और बहुत से मसाइल जिसमें हेयरिंग प्रॉब्लम्स, अगर 2 आवर्स से ज्यादा मोबाइल फोन यूज किया जाए पर डे कॉल सुनने के लिए तो उससे उसका चांस काफी बढ़ जाता है। ठीक है। आंखों के मसाइल जिसमें मुसलसल मोबाइल फोन के यूज से रेडनेस, इरिटेशन, ड्राइंग और इसके अलावा फिर भैंगापन भी बना जाता है क्योंकि बहुत क्लोज देखना पड़ता है मोबाइल। बिल्कुल ऐसे, एग्जैक्टली। और फॉन्ट बहुत छोटा होता है इसका। ठीक है। फिर इसके अलावा इन्फेक्शंस होती हैं बिकॉज मोबाइल फोन हम हर जगह कैरी करके लेके जा रहे हैं, सो देयरफॉर, और फिर उसके बाद स्किन के साथ लगा रहे हैं। हाँ। इन्फेक्शंस, उसके अलावा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इनमें स्पेशली जो शाइनी मोबाइल्स होते हैं इनमें निकल, क्रोमियम, ये चीजें होती हैं। ठीक है। जो कि स्किन एलर्जीज कॉज करती हैं। अच्छा।
और इससे मेल इनफर्टिलिटी भी एक पॉसिबिलिटी है, स्पेशली जब पॉकेट्स में और ऐसी जगहों पे रखा जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा इसके बहुत से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी हैं, और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स में रिलेशनशिप्स, मतलब यू डोंट हैव टाइम टू हैव रिलेशनशिप्स, हर वक्त मोबाइल पे आप लगे रहते हैं। एग्जैक्टली। फिर इससे बहुत से एथिकल इश्यूज, मॉरल इश्यूज, ये सारा कुछ। हार्ट डिजीजेस में इसका रोल है, बिकॉज इट इंक्रीजेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी ना। अगर कोई 24/7 अपने आप को अवेलेबल रखने की कोशिश करता है तो यू आर ऑलवेज अंडर स्टेट ऑफ स्ट्रेस। सो देयर आर लॉट ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। बिल्कुल ऐसे ही है, ये हर एस्पेक्ट से हमारे लिए नुकसानदेह ही है, वो चाहे फिजिकली हो, वो चाहे मेंटली हो। और बहुत से लोग हैं वो डॉक्टर मलिहा इस की भी शिकायत करते हैं कि उनकी गर्दन में बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द रहता है, तो हमें किस पोस्चर में जो है ना वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहिए? जी एग्जैक्टली, इसमें गर्दन में दर्द की वजह ये है कि आपका पोस्चर ठीक नहीं है। जब आप बेंड होके यूज कर रहे हैं या इरेगुलर पोस्चर में करें, नेक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। अच्छा। नेक एंड बैक शुड बी स्ट्रेट, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर मोबाइल। इसमें लैपटॉप यूज, टैबलेट यूज, खासतौर पे जो लोग कंप्यूटर पे सारा दिन ऐसे झुक के काम करते रहते हैं, तो उस पे नेक उनको बैक का मसला आ जाता है। हाँ, नेक और बैक दोनों का आता है, मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है। सो पोस्चर आपको ठीक रखना चाहिए। और मतलब दिन में कितना आप यूज़ कर सकते हैं? अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो कितनी देर यूज़ कर लेना चाहिए? देखें, इसका रूल होता है एवरी 20 मिनट्स के बाद आपको एक ब्रेक लेना है। ठीक है। बिकॉज आईज बहुत थक जाती हैं और आईज की मूवमेंट कम हो जाती है, वो सिर्फ एक जगह फोकस किया होता है। सो एवरी 20 मिनट्स के बाद आप 10-15 मिनट की ब्रेक लें। ठीक है। मतलब लैपटॉप से ऑफ या मोबाइल से ऑफ, और फिर फोकस करें समथिंग, इसे 20-20-20 रूल भी कहते हैं। फोकस करें एट समथिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 फीट, यानी दूर आपने देखना है ताकि आपकी आईज अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आएं। अच्छा। और उनकी मूवमेंट ठीक रहे। ठीक है। सो 20 मिनट के बाद आपने एक ब्रेक देना है। तो अगर आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं आपके लैपटॉप पे, मोबाइल पे, एक तो आप आंखों को थोड़ा रेस्ट दें बीच बीच में, दूसरा फिर क्योंकि ड्राई आउट होती हैं तो फिर वो नेचुरल टीयर ड्रॉप्स, इस तरह के ड्रॉप्स होते हैं जिनसे आप आइज को, देयर जस्ट अ वॉश, आइज को वेट रखते हैं। ठीक है। वो भी आपने वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पर बड़े बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं फ़ोन, वहीं पे बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा गैजेट्स जो हैं इसका यूज़ कर रहे हैं। टैबलेट्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इवन कि जब तक उनके हाथ में गैजेट नहीं होगा तब तक वो खाना भी नहीं खाते। और जिसकी वजह से मोटापे का शिकार भी हो रहे हैं। तो किस तरह फिर हम बच्चों को भी दूर कर सकते हैं, उनकी हैबिट्स किस तरह चेंज कर सकते हैं? जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बच्चे यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इनफैक्ट 16 साल से पहले तो बच्चे को देना ही नहीं चाहिए। अच्छा। एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी, अगर किसी को कॉल करनी या अदरवाइज, लेकिन इंडिपेंडेंटली यूज शुड नॉट बी अलाउड। अच्छा, बच्चों में हेल्थ रिस्क मल्टीप्लाई हो जाते हैं, देयर मेनी टाइम्स दैट ऑफ एडल्ट्स। अच्छा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि बच्चों का जो ब्रेन है ना वो बहुत रिसेप्टिव है टू रेडिएशन। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का हमने पहले जिक्र किया था, एडल्ट्स में भी वो एब्जॉर्ब होती है, बच्चों में उससे कहीं ज्यादा होती है। फिर उनकी बोन्स थिन होती हैं, तो इसलिए वो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिजिकल एस्पेक्ट्स तो उन्हें भी आई प्रॉब्लम्स, जैसे रिफ्रैक्टिव एरर्स, जल्दी ऐनक लग जाएगी, स्क्विंट आ जाएगा, भैंगापन हो जाएगा, हेयरिंग प्रॉब्लम्स, ये सारे तो उनके स्लीप प्रॉब्लम्स, ये सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स तो आएंगे ही। ठीक है। लॉन्ग टर्म में इवन कैंसर का भी इशू हो सकता है 10-20-25 साल, 20 से 25 साल के यूज। अच्छा। लेकिन जो उनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्कूल में उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है क्योंकि वो मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं, तो इतनी अटेंशन नहीं पे करते। लेकिन आजकल तो डॉक्टर मलिहा आपको पता है स्कूल्स बंद है तो ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही हैं, हर कोई ऑनलाइन उस पर चला गया है, बच्चे भी हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है उनका, तो अब क्या कर सकते हैं फिर हम? हाँ, तो इन ये तो उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं। इसी बात को मैं एलैबोरेट कर रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मैथ्स में बजाय कि वो कैलकुलेट करें जिस तरह उन्हें कहा गया है, देयर नॉट क्लास 8 से पहले यूजुअली कैलकुलेटर नहीं अलाउड, वो मोबाइल का कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, तो वो क्या सीखेंगे? सो दिस इज, और ऑनलाइन क्लासेस में ब्रेक दी जाती है एवरी लेट्स से 30 to 45 मिनट्स के बाद उन्हें 10 मिनट्स की ब्रेक दी जाती है। ठीक है। अपने बच्चे भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में। सो इसको तो स्कूल वाले तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स हैव टू टेक केयर कि बच्चे के पास मोबाइल ना हो, फिर वो क्लास पे नहीं अटेंशन पे करेगा ना, फिर वो मोबाइल पे अटेंशन पे करेगा। इसके अलावा जो हम बच्चों में बात कर रहे थे, मॉरल वैल्यूज, बच्चों के इखलाकियात बहुत खराब हो रही है मोबाइल्स की वजह से, बिकॉज मोबाइल्स में हर किस्म का कंटेंट अवेलेबल है, अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल कॉन्टेक्ट एंड ऑल दैट। उसके अलावा जो इनको सिखाया जाता है, बच्चे प्रैंक्स प्ले करते हैं, बुली करते हैं, इस किस्म की चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा नेट पे प्रोजेक्ट की जा रही हैं,
तो वैल्यूज तो फिर बच्चे में नहीं रहेंगे ना, बच्चा तो यही सीखेगा कि इट्स गुड टू चीट, इट्स गुड टू गेट अवे विद समथिंग। तो ये मतलब मोबाइल फोन इज नॉट अ गुड चॉइस फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए भी ऑलमोस्ट बच्चों के लिए तो बहुत ही ये अच्छी चीज नहीं है। तो अगर उनको यूज के लिए देना ही है तो हम कितने टाइम के लिए उनको दे सकते हैं? देखिए, यूज के लिए आपने लिमिट करना है, आपने क्यों देना है, पहली बात तो ये ठीक है। मतलब अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एजुकेशनल, ऑनलाइन के लिए तो चलो आप दे रहे हो, उसमें मोबाइल ना दें, काइंडली लैपटॉप दें, बिकॉज स्क्रीन बड़ी होगी तो इम्पैक्ट कम आएगा। अच्छा, अदरवाइज कई पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स हैं लाइक माई सेल्फ, कॉल करनी होती है बच्चे ने, तो लैंडलाइन शुड बी अवेलेबल, या घर में कोई हो, कोई मेड हो या कोई बड़ा हो जिसके पास मोबाइल फोन हो, बच्चे ने कॉल करना हो तो उनसे कर लें। और अगर आप खुद से दे रहे हैं उनको तो फिर उनका स्क्रीन टाइम कम रखें। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, फिजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है कि बच्चे खेलते नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। और मतलब आजकल हम देख रहे हैं कि पबजी का शिकार हो गए हुए हैं लोग, मुख्तलिफ गेम्स का शिकार जो है वो बच्चे खास तौर पर हो गए हैं, और एक ही जगह बैठ के वो सारा दिन गेम्स खेलते रहते हैं। और फिर जो है पेरेंट्स वो ये भी शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा या उनकी नशोनुमा नहीं हो रही। तो क्या इस तरह की चीजों से निकलकर फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगी? ऑफ कोर्स, और फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए, हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है, एडल्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट, लेकिन बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। उनकी बोन्स ग्रो करनी है, उनकी ग्रोथ होनी है। आई एम एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एज वेल, तो मैं बताना चाहूंगी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने का एक बहुत बड़ा स्टिमुलस एक्सरसाइज है, और बच्चों में ये नेचुरली होता है बिकॉज बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो अब लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, ये इतनी गेम्स, मतलब देयर आर लॉट ऑफ गेम्स जो स्कूल्स में प्रमोट की जाती हैं और बच्चे वैसे भी खेलते हैं। एक जनरल रूटीन होती थी हमारे ज़माने में, शाम को बच्चे सारे निकलते थे, गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे होते थे, बाकी गेम्स खेल रहे होते थे, जहाँ ग्राउंड होता था वहाँ खेल रहे होते थे। अब ये ट्रेंड बहुत कम हो गया। अब बच्चे ज़्यादातर मोबाइल्स, गेम्स, गैजेट्स, इनके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो ये तो इनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी खराब कर रहा है, मेंटल डेवलपमेंट भी खराब कर रहा है। बच्चों के साथ साथ अगर एडल्ट्स की बात की जाए तो हम देखते हैं कि हर टाइम हम लोग स्क्रीन यूज़ करते रहते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, और हमारा जहन हर वक्त मसरूफ़ रहता है। मतलब अगर हम सोने भी लगते हैं तो हमारे ख्यालात चलते रहते हैं, हमारा पीछा नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं, जहनी मसाइल जो है वो जन्म ले रहे होते हैं। तो उसके बचने के लिए हमें फिर क्या करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल ना, इसमें एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। हमने बेनिफिशियल, देखे मोबाइल एक बहुत बेनिफिशियल इजाद की है कॉन्टैक्ट, मतलब ये हमारे नफ्सियाती तौर पर हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ऑफ कोर्स डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको हमने कंट्रोल्ड यूज करना है ताकि हम इसके बेनिफिट्स ले सकें और नुकसानात से बच सकें। इसमें ये कि सोते वक्त आप, जैसे पहले कहा, इसको करीब नहीं रखना, इसको एट अ डिस्टेंस आप रख दें। सोने से कितनी देर पहले इसका जो यूजेज है वो हमें छोड़ देना करना, एटलीस्ट 1 आवर पहले आप इसका यूजेज छोड़ दें, जिसको स्लीप हाइजीन भी कहते हैं। मोबाइल फोन पास होगा तो फिर आप सही से सो नहीं सकेंगे। एक तो आपको वो उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी का डायरेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी, दूसरा वो वैसे ही डिस्टर्ब, बीच में कॉल आ जाएगी, सो यू विल बी डिस्टर्ब, वो वैसे ही आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। तो देयरफॉर इसको नींद के वक्त तो वैसे ही पास ना रखें। उसके अलावा बहुत सी प्रिकॉशंस आपने लेनी है। फॉर एग्जांपल, जब आप कॉल सुन रहे हैं तो रेडिएशन हाई एमिट हो रही है, ठीक है, तो आप प्रेफरेबली इसको अपने कान के साथ ना लगाएं। अच्छा। अगर आप हैंड्स फ्री यूज कर लें या ब्लूटूथ यूज कर लें तो दैट्स बेटर। और उसमें भी एट द सेम टाइम वो हर वक्त नहीं आपने लगाए रखना, जिस वक्त आप सुन रहे हैं उस वक्त आप लगाएं। दूसरा ये एक प्रिकॉशन है कि जब आप कॉल करते हैं किसी को तो जब तक वो उठाता नहीं है आप कान के साथ मत लगाए रखें, क्योंकि उस वक्त रेडिएशन बहुत हाई है। जब वो उठा आपको पता चल जाएगा, जब वो पिक हो जाएगा फोन, आप तब उसको उठाएं। तो इसी तरह उसको जैसे आपने जिक्र किया पहले, पैंट्स की पॉकेट्स में, शर्ट्स की पॉकेट्स में, ऐसी जगहों पे ना रखें। बेस्ट प्लेस इज टू पुट इट इन अ बैग, ठीक है, या मेल्स के लिए बेल्ट होती है, उसमें प्रोटेक्टेड बेल्ट। ठीक है, मतलब छोटी छोटी प्रिकॉशन लेकर आप इन सारे नुकसानात से बच सकते हैं, और इसकी वजह से हमारी जहनी नशोनुमा भी रुक रही है, मेंटली इश्यूज आ रहे हैं, फिजिकली इश्यूज आ रहे हैं, उनसे बच सकते हैं। डॉक्टर मलिया हमीद हमारे साथ मौजूद थी, जनरल फिजिशियन है। डॉक्टर मलिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करती हूँ कि जनाब आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ इस प्रोग्राम से सीखा भी होगा। मुझे आपने इजाजत देनी है, कल दोबारा आपसे मुलाकात हो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।